नमस्कार दोस्तों। यूएन के अंदर में एक ऐसी घटना घटी जिसके बाद यूएन के में जो इजराइल के एनवॉय थे जिनका नाम है गिलैड अर्डान, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। एक्चुअल में हुआ क्या कि जो वहाँ पर एक मीटिंग हो रही थी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, और उस मीटिंग के अंदर में मोजाम्बिक के जो एम्बेसडर हैं जिनका नाम है कॉमिसारियो अफोंसो खड़े होते हैं अचानक से, और वो कहते हैं कि एक बहुत दुखद घटना घटी है दुनिया में अभी। वो दुखद घटना ये है कि जो प्रेसिडेंट हैं ईरान के जिनका नाम है इब्राहिम रईसी, और उनके साथ में जो उनके फॉरेन मिनिस्टर थे अब्दुल्लाहियान, उन दोनों की डेथ हो गई है एक हेलीकॉप्टर क्रैश में, जो कि बहुत दुखद घटना है। तो इसके लिए पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को खड़े होकर के 2 मिनट का मौन रखना चाहिए और मौन करना चाहिए उनकी डेथ को, और अपने कॉन्डोलेंसेस व्यक्त करना चाहिए उस चीज़ के ऊपर में। और आप याद रखिएगा कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में इस टाइम पर यूनाइटेड स्टेट्स भी मौजूद था। तो यूनाइटेड स्टेट्स को इंक्लूड करके जितने भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स थे, जो भी एनवॉयज थे जिस कंट्री के, वो सारे खड़े होते हैं, बाकायदे 2 मिनट का मौन रखते हैं इब्राहिम रईसी के लिए और उनके फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्लाहियान के लिए। और उसके बाद ये सारी चीज़ें देख करके जो इजराइल के एनवॉय थे जो कि प्रेजेंट थे यूएन में उस टाइम पर, अर्डान, वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। ऑब्वियस सी बात है, उनका गुस्सा होना जायज़ भी है। एक तरफ ईरान ने सपोर्ट किया हुआ है हमास को, हमास के पास इजराइल के हॉस्टेजर्स हैं, और खबर अब तो ये आ रही है कि कई सारे हॉस्टेजर्स को हमास ने मारना भी शुरू कर दिया है। 3 डेड बॉडीज जो हैं हॉस्टेजर्स की, उसको रिकवर भी किया इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने। अब उसी ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के लिए, जिनके ऑर्डर्स पर उन हॉस्टेजर्स को शायद मारा गया है, ऐसा आशंका है इजराइल की, उसी के लिए आप 2 मिनट का मौन रख रहे हो, आप अपने कॉन्डोलेंसेस व्यक्त कर रहे हो, वो भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में। और आप यहाँ पर यूएस की हिपोक्रेसी देखिए। इसी यूनाइटेड स्टेट्स ने अभी कुछ दिनों पहले एक रिजोल्यूशन मूव किया था। आप सबको पता होगा कि ये रिजोल्यूशन किस लिए मूव किया था। ये रिजोल्यूशन मूव किया था जिसमें ईरान को एक वॉर स्टेट बोला था और इब्राहिम रईसी को वॉर क्रिमिनल बोला था। और इस रिजोल्यूशन में यह कहा था कि हमें ईरान के ऊपर सीरियस सैंक्शंस लगाने पड़ेंगे। नॉट ओनली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, बल्कि इन्होंने G7 कंट्रीज से भी यह रिक्वेस्ट की, इन्होंने यूरोपियन यूनियन से भी यही रिक्वेस्ट किया कि आप सब मिल करके ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा दीजिए, क्योंकि इब्राहिम रईसी के ऑर्डर्स पर ये सारे वॉर क्राइम्स हमास, हिजबुल्लाह, हुदीस जैसी जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो करती हैं, तो आप इनके ऊपर सैंक्शंस लगा दीजिए। वही यूएस, उनके एनवॉय जो कि प्रेजेंट है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में, वो खड़े होकर के उसी इब्राहिम रईसी के लिए, जिस पे ये सैंक्शंस लगाना चाहते थे, जिसको ये वॉर क्रिमिनल बोल रहे थे, उसके लिए खड़े होकर के अपने कॉन्डोलेंसेस व्यक्त कर रहे हैं। तो इस पर ऑब्वियस सी बात है कि इजराइल के जो एनवॉय हैं वो गुस्सा हो जाएंगे। तो गिलाड अर्डन काफ़ी ज़्यादा इस पर गुस्सा हो जाते हैं। बाकायदे वो अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट डालते हैं और वो कहते हैं, अ मोमेंट ऑफ साइलेंस इन द मेमोरी ऑफ मास मर्डरिंग प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी, व्हाट अ डिसग्रेस। वो कहते हैं ये एक बहुत बड़ा डिसग्रेस है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर में। और जो उन्होंने लिखा, देखो उनका पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल सही है यहाँ पर। अगर यहाँ पर आप उसकी जगह पर ईरान को रख दो, और ईरान प्रेजेंट है यूनाइटेड नेशंस में, और इजराइल का कोई पर्सन है या कोई मिनिस्टर है या किसी की डेथ हुई है, तो ईरान भी सेम चीज़ करता। तो यहाँ पर ना ये सारी गलती, जो ये सारी खिचड़ी पकाई हुई है, एक्चुअल में ये यूएस की पकाई हुई है। और आप देखो जहाँ भी यूएस रहता है, और यूएस की पॉलिसीज़ एक टाइम पर काफ़ी अच्छा हुआ करती थी, काफ़ी बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसीज़ को डिज़ाइन किया था। और कल जिन्होंने मास्टर क्लास अटेंड की थी, मैंने उन पर बोला था कि जो ट्रूमन डॉक्ट्रिन आया वो एक्सीडेंटली एक डॉक्ट्रिन निकल करके आई, लेकिन वो बेस्ट पॉलिसी थी यूएन की एज मतलब फॉरेन पॉलिसीज़ को अगर देखा जाए दूसरी कंट्रीज़ की। तो इसीलिए यूएस जो है बहुत अच्छे से परफॉर्म करता है और सारे कॉन्टिनेंट पे ऑलमोस्ट प्रेजेंट हो जाता है। आज पूरी दुनिया में उसके 700 से 800 बेसेस हैं। कल ये सारी बातें हमने करी थी हेनरी एस ट्रूमैन के बारे में काफ़ी डिटेल में। और उसके बाद मैंने कहा कि हेनरी एस ट्रूमैन भी एक बहुत इनएक्सपीरियंस प्रेसिडेंट थे, लेकिन उनके इनएक्सपीरियंस जो है वो ढक गया। लेकिन आज में जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन यूएस के, उनसे बड़ा इनएक्सपीरियंस प्रेसिडेंट आप किसी को नहीं मान सकते हो। वो इतने कंफ्यूज रहते हैं, उनके कंफ्यूजन की हद तो अब इतनी पहुंच चुकी है कि उनको समझ ही नहीं आता कि पीएम कहां पर है, प्रेसिडेंट कहां पर है। कभी वो इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को वहां का प्रेसिडेंट बोल देते हैं, कभी वो अभी कुछ परसों की एक स्पीच दे रहे थे वो एक जगह पर जहां पर इलेक्शन कैंपेनिंग चल रही है, तो वहां पर उन्होंने कॉन्डोलेंसेस व्यक्त करने में वो अयतुल्ला अली खमीनी को डेथ बता दिया कि उनकी डेथ हो गई है हेलीकॉप्टर क्रैश में। फिर वहाँ पर एक मीडिया का पर्सन था, वो खड़ा होता है, वो बोलता है कि नहीं नहीं सर, इब्राहिम रईसी की डेथ हुई है। वो धीरे से उनके कान में बोलता है। उसके बाद वो कहता है सॉरी आई वाज टॉकिंग अबाउट इब्राहिम रईसी।
तो उनका कन्फ्यूजन हमेशा देखा गया, कभी वो इजराइल को आर्म्स देने से मना कर देते हैं, पैकेज रोक देते हैं, और कभी वो फिर से रिलीज़ कर देते हैं कि नहीं नहीं इजराइल के पास आर्म्स और एम्यूनिशंस पहुंचने चाहिए, सारे हॉस्टेजेस रिलीज़ होने चाहिए। तो उनका कोई इस पर क्लियर स्टांस नहीं है, और इसीलिए वो ऐसी चीज़ें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में हो रही हैं और वो सपोर्ट भी कर रहे हैं उसको। इजराइल के खिलाफ उन्होंने एक रिजोल्यूशन को भी सपोर्ट कर दिया, उसके बाद ईरान के खिलाफ भी एक रिजोल्यूशन निकाल दिया। तो उनका कोई क्लियर स्टांस नहीं है, और इसीलिए सारी खिचड़ी जो है वो पक रही है। अब आगे जाकर के उन्होंने एक चीज़ और कही कि ये जो यूएन बॉडी है ये बिल्कुल भी नहीं चाहती, इसके पास ये कोई एफर्ट्स ऐसा नहीं कर रही है कि हमारे हॉस्टेजेस को हमास से छुड़वाया जाए, बल्कि हमास ने हमारे हॉस्टेजेस को मारना शुरू कर दिया। और यूएन में जिस प्रेसिडेंट के इशारे पर ये सारी चीज़ें हो रही थी, उसी प्रेसिडेंट के लिए 2 मिनट का मौन रखा जा रहा है। तो ये अपने आप में कितनी बड़ी आयरनी है, और इसमें यूएस भी इन्वॉल्व है। तो अब जो है वो साफ साफ इजराइल और यूएस के बीच में आपको एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा होगा। जो इजराइल यूएस भाई भाई थे, आज उनके बीच में बहुत बड़ा गैप है आज की डेट में। अब आगे चल करके इन्होंने कहा कि अब आगे आप क्या चाहते हो, कि क्या आप हिटलर के लिए भी, हिटलर की डेथ एनिवर्सरी भी मना ही लो, वही बचा हुआ है। अब देखो वॉर क्राइम्स की जब बात आती है ना, तो डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर का नाम सबसे पहले आता है, क्योंकि जो उन्होंने ज्यूज के साथ किया, आज भी इजराइल के जो ज्यूज हैं वो उससे काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हैं। और ज्यूज में एक आप देखोगे कि हिटलर के लिए काफ़ी नफरत है, नाजीज के लिए काफ़ी नफरत है। जो उनकी पूरी हिटलर की पॉलिसी थी कि पूरे इस रेस को ख़त्म कर दो, तो वो काफ़ी गलत थी, और उसी लिए हिटलर को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता है। तो अगर उन्होंने इब्राहिम रईसी का कंपैरिजन हिटलर से कर दिया अपने आप में, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो इसके आगे उन्होंने कहा कि अब इसमें आगे बचा ही क्या है। आप हिटलर से कंपैरिजन कर दिया उन्होंने कि भाई इब्राहिम रईसी हिटलरी की तरीके से था, इसीलिए उसको बुचर ऑफ तेहरान बुलाते हैं। तो अब आप एक काम करिए, हिटलर की भी डेथ एनिवर्सरी मना ही लीजिए, पूरे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर में वही बचा हुआ है। तो ये सब कुछ एक तरीके से पूरी फेल्ड पॉलिसी है यूएस की। अब यूएस ने एक काम और किया था, उन्होंने अपने ऑफिशियल कॉन्डोलेंसेज भेजे थे फॉरेन मिनिस्टर अब्दुल्लिहान के लिए और उनके साथ साथ इब्राहिम रईसी के लिए भी। और उस जो कॉन्डोलेंसेज, ऑफिशियल कॉन्डोलेंसेज था, उसमें पहली स्टेटमेंट में तो वो अपना दुख व्यक्त कर रहे थे कि ऐसे जो हेलीकॉप्टर क्रैश है, ये बहुत दुखद घटना हुई जिसमें डेथ हो गई प्रेसिडेंट की, ये बहुत बड़ा लॉस है ईरान के लिए और सबके लिए बहुत बड़ा लॉस है। और दूसरे सेंटेंस में एक तरफ बोल रहे हो आप कि ये ईरान के लिए और पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा लॉस है, और दूसरे सेंटेंस में आप कह रहे हो लेकिन जो प्रेसिडेंट के टेन्योर में जो घटनाएं घटी हैं, जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस हुआ ईरान के अंदर में, उसको भी हम बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हैं और वो बहुत गलत डिसीजंस थे। तो आई होप कि ये डिसीजंस आगे चल करके जो भी प्रेसिडेंट बनेगा वो ऐसे डिसीजंस नहीं लेगा। तो एक तरफ आप उनके लिए कॉन्डोलेंस व्यक्त कर रहे हो, सेम लेटर में, सेम अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में नीचे आप ये कह रहे हो कि हमें वो सारी घटनाएं भी याद है और हम उसको भूल नहीं सकते। तो भाई कॉन्डोलेंसेस व्यक्त ही क्यों करना है, इतना हौच पौच करना ही क्यों, इतनी खिचड़ी मचानी क्यों, नहीं भेजते कॉन्डोलेंसेस, साफ साफ दो अलग ब्लॉक्स हैं तो आप अपने ब्लॉक में रहते। लेकिन यूएस की ये आदत है, ये जो फेक दिखाते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री खुद को, और ये जो हिपोक्रेसी है यूएस की, सारी प्रॉब्लम्स की जड़ वही है। देखो कल हम बहुत डिटेल में डिस्कस कर रहे थे अपनी मास्टर क्लास के अंदर में, वहां भी मैंने आपको बताया था कि एशियन सब कॉन्टिनेंट, वेस्ट एशिया, हर जगह पर यूएस ने एक तरीके से खिचड़ी मचा करके रख दी है। अब वीडियो को एंड करने से पहले अब देखो, इस पूरे आर्टिकल को लेने का ना और कोई एजेंडा नहीं था, इस आर्टिकल को लेने का एजेंडा यही था कि यहाँ पे आपको क्लियर कट एक इजराइल और यूएस के बीच में डिफरेंस हम दिखा सके, क्योंकि इजराइल को भी इतना कंफ्यूज कर दिया है जो बाइडेन की इस पॉलिसी ने, कभी इस तरफ कभी उस तरफ ये मूव करते रहते हैं, तो उसकी वजह से ये सारी चीज़ें होती रहती हैं मिडिल ईस्ट के अंदर में। अब वीडियो में आगे जाने से पहले मैं आपको एक छोटी सी अनाउंसमेंट करना चाहता हूं अनअकैडमी टीम की तरफ से। दैट अनअकैडमी टीम ने इस बार साल 2023 का जो यूपीएससी सीएससी का रिजल्ट आया था उसमें 300 से भी प्लस सिलेक्शंस दिए थे, जिसमें हमारे ऑल इंडिया रैंक आदित्य श्रीवास्तव सर भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के लर्नर थे। तो अनअकैडमी की जो सक्सेस है ये हम अकेले नहीं सेलिब्रेट करना चाहते हैं, इसको हम अपने वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिलकर के सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए हमने 15 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन कोर्स है यूपीएससी सीएससी का, उसको सिर्फ और सिर्फ 29,999 का कर दिया है। जहां पर भी आपको जो भी बैच लेना है, सपोज आप आरंभ बैच ले रहे हो जिसमें जो इंग्लिश मीडियम में होगा, जिसमें मृणाल सर खुद हैं, जिसमें प्रतीक सर है, जिसमें सिद्धार्थ अरोरा सर है, ये सारे टॉप फैकल्टी जो टॉप एजुकेटर्स हैं अकेडमी के, वो आपको मिलेंगे। तो ये बैच आपको सिर्फ 29,999 में मिलेगा। जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा, सिंपली वहां पर आपको APYT 10 यूज करना है। अगर आप बैच को इंग्लिश मीडियम में लेना चाहते हो सिर्फ, तो वो ट्राइम बैच है जिसमें सरमद सर, चेतन सर जैसी टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ा रही होंगी। उसके बाद देखो सीसैट को ना हम लोग यूपीएससी सीएससी में हमेशा भूल जाते हैं और ना सीसैट के टेस्ट देते हैं, ना सीसैट की हम प्रिपरेशन करते हैं। तो अगर आपको सीसैट का टेस्ट देना है तो हमारे पास ऑल इंडिया प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज है जो कि सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ की है। इसमें भी आप कोड यूज़ करिएगा APYT 10। और
इसमें आपको सीसैट के टेस्ट भी मिलेंगे प्लस जीएस के भी फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। और ये सारे टेस्ट खास बात ये है कि लाइव होगा, बिल्कुल एग्जाम के इन्वायरमेंट में होगा, तो आपको सेम टाइम पर कैसे प्रेशर को हैंडल करना है ये सारी चीज़ें आप सीख जाओगे। उसके बाद सीसैट की प्रिपरेशन के लिए पूरा एक डेडिकेटेड सीसैट का बैच है जो कि मधुकर सर, जो कि टॉप सीसैट फैकल्टी हैं आज इंडिया की, वो खुद लेंगे। और ये बैच भी का कॉस्ट भी सिर्फ और सिर्फ 1999 है। तो ये सारे कॉस्ट, ये सारे बैचेस जो मैंने आपको दिखाए, ये सब बहुत अफोर्डेबल प्राइसेस में है, तो इससे आप अपनी प्रिपरेशन बहुत ईजिली कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में हमने इन सारे बैचेस की लिंक दी है, आप और ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के ले लीजिएगा। अब वीडियो को एंड करने से पहले एक और अनाउंसमेंट ये है कि कल की जो मास्टर क्लास थी उसके रिकॉर्डेड सेशंस के बारे में बहुत लोगों ने पूछा था, तो आपको सिंपली मैं उस रिकॉर्डेड सेशन का एक लिंक डलवा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां पर जाकर के आप वो रिकॉर्डेड सेशन देख सकते हो जो कल की हमारी मास्टर क्लास हुई थी। तो आई होप आज का ये आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।